राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र के सामान्य निवासियों को किसी विशेष अवधि में उनकी उत्पादक सेवाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली कुल साधन आय से है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन आर्थिक सिद्धांत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी उत्पादन के साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है। किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय व्यय और राष्ट्रीय उत्पादन, ये सब शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम उत्पादन में प्रयोग किए जाने के कारण मशीनों में और प्लांटों में के मूल्य में जो गिरावट होती है, उनमें जो टूट होती है, उनको घटा देते हैं। तो इस प्रकार से देश की संपूर्ण वार्षिक उत्पत्ति को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में राष्ट्र को वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह प्राप्त होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, अतः इसका संबंध समय की एक विशेष अवधि से ही है। साधारणतया यह अवधि एक वर्ष की मानी जाती है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर मार्शल, पीगू और फिशर, इन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की प्रस्तुति की है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, प्रोफेसर क्लार्क और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखते हैं। मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वार्षिक उत्पादन करते हैं, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसे ही देश की वार्षिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल ने, आपने देखा, इस परिभाषा में वार्षिक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कुल उत्पादन में से कच्चे माल का मूल्य, गिरावट एवं कर, बीमा व्यय आदि को निकालकर ही राष्ट्रीय आय की प्राप्ति की जा सकती है। इस आय में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल होती है। तो हमने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देखी। उनकी विशेषताएं निम्नांकित है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष एक वर्ष होता है, और मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया है। और मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर नहीं करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर की है, जो कि इस परिभाषा से स्पष्ट है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार किसको बनाया है? उत्पादन को बनाया है। लेकिन इसकी परिभाषा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने में कई प्रकार की कठिनाइयां आती है। सबसे पहली कठिनाई है सही गणना में कठिनाई। जब हम उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें कई प्रकार की कठिनाई आती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा कर लिया जाता है, और कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी होती है जो विनिमय में नहीं आती। तो इन सब चीज़ों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। दूसरी चीज़ है, संपूर्ण उत्पादन की गणना करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, क्योंकि एक देश में काफ़ी सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है और एक ही वस्तु की कई प्रकार की क्वालिटीज़ भी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही जटिल काम है। नेक्स्ट है दोहरी गणना की त्रुटि। दोहरी गणना का मतलब है एक ही चीज़ को दो बार गिन लिया जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताई मार्शल की परिभाषा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोफेसर पीगू की परिभाषा। पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। तो पीगू की परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, अर्थात मुद्रा में उन वस्तु और सेवाओं को नापा जा सकता है। तो
मार्शल की तुलना में हम देखते हैं कि पीगू की परिभाषा अधिक व्यवहारिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केवल मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इससे दोहरी गणना के दोष से भी बचा जा सकता है। तो इसमें भी विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस परिभाषा की भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहली है संकीर्ण परिभाषा। पीगू की परिभाषा को संकीर्ण इसलिए कहा गया है कि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो वास्तव में विनिमय नहीं की जाती, और विनिमय नहीं किए जाने के कारण वे राष्ट्रीय आय में शामिल होने से वंचित रह जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसान जब अनाज उत्पादित करता है तो उसका एक भाग खुद के उपभोग के लिए रख लेता है। तो चूंकि वो मार्केट में नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे हमारी राष्ट्रीय आय का अंडर वैल्यूएशन होगा। दूसरा कि इसके अंतर्गत भी राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि एक नर्स वेतनभोगी नर्स के रूप में कार्य कर रही है तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। लेकिन जब वो घर में बच्चों की देखभाल करती है तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए उनको कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता है। और वस्तु विनिमय प्रथा के अंतर्गत इस परिभाषा को लागू करने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि गैर मौद्रिक क्षेत्र को हम राष्ट्रीय आय में पीगू के अनुसार शामिल नहीं करते। फिर हम देख रहे हैं तीसरी फिशर की परिभाषा। फिशर ने मार्शल और पीगू दोनों के दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण प्रदान किया है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया जाता है। तो इसे स्पष्ट करते हुए फिशर ने अन्यत्र भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, चाहे उन्हें भौतिक वातावरण से प्राप्त किया गया हो अथवा मानवीय वातावरण से। तो इसके अंतर्गत केवल वो ही सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल होगी जिसका उस वर्ष विशेष के दौरान उपभोग किया गया है। तो फिशर की परिभाषा की विशेषताएं हम लोग निम्नांकित रूप से देख सकते हैं। फिशर ने उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार बनाया है, जबकि मार्शल और पीगू ने उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाया है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण को अधिक उजागर करती है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, जबकि केवल उत्पादन करने से कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। आलोचकों के अनुसार फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। अब इसकी भी हम आलोचना देखते हैं कि मार्शल और पीगू की तुलना में हालांकि फिशर की परिभाषा अधिक उपयुक्त है आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उपभोग को मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि उपभोग का कार्य विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न समय में किया जाता है। अतः कुल उपभोग की गणना करना और उसका मौद्रिक मापन करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में यह जो परिभाषा है वो अव्यावहारिक है, और साथ में ही दोहरी गणना की समस्या भी इसमें बनी रहती है। तो हमने अभी तक 3 परिभाषाएं देखी, मार्शल, पीगू और फिशर। अब हम लोग आज राष्ट्रीय आय की कुछ आधुनिक परिभाषाएं भी देखते हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने जो परिभाषा दी है वो काफ़ी कुछ फिशर से मिलती जुलती है, और इस परिभाषा में भी उन्होंने उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी परिभाषा इस प्रकार से है: राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। तो इस प्रकार से साइमन कुजनेट्स ने भी राष्ट्रीय आय के मापन में उपभोग पर जोर दिया है। इसी भांति प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों परिभाषाओं में वस्तुओं और सेवाओं के
उत्पादन के स्थान पर उपभोग पर ज़्यादा जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय को वार्षिक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि है तथा देश में एक वर्ष में वार्षिक राष्ट्रीय व्यय की गणना की आय का भी प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय में एक दिवी अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आकलन किया जाता है, किंतु इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी परिभाषाएं राष्ट्रीय आय की देखी। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाओं पर नज़र डाली है, विभिन्न परिभाषाओं को समझा है, और कल हम लोग राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, राष्ट्रीय आय की मापन का महत्व क्या है, इन सब पर भी दृष्टि डालेंगे, इन सबको भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।